अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के इंतहाई इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में जो 144 है। इस सेक्शन का चैप्टर जो है वो 11 है और चैप्टर 11 और सीआरपीसी सिर्फ एक सेक्शन पर मुश्तमिल है और वो है 144। इसको हम उर्फ़े आम में दफ़ा 44 भी कहते हैं कि ये तब लगाई जाती है जब मुल्क में सूरत हाल क्या हो, एमरजेंसी की हो। इसकी बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो इसको पढ़ने से पहले वो मैं आपको लिख दूं। एमरजेंसी की सूरत में लगाई जाती है जब क्या कहते हैं मुल्क में एमरजेंसी आ जाए, या उसके बाद कोई ऐसा इशू आ जाए जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ जो है ना वो ख़तरे में हो, ह्यूमन लाइफ इन डेंजर। या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो ख़तरे में हो, या बिल्कुल ही एरिए का, इलाके का अमन अमान जो है वो ख़तरे में पड़ चुका हो। और इसमें एक और चीज़ें भी हैं, फजूल से दंगे फसाद, या इसको एक और चीज़ कहते हैं रैलियाँ वगैरह, जलसे जुलूस वगैरह। ऐसे जलसे जुलूस वगैरह जिनका काम दुकानें जलाना हो, बाज़ार जलाना हो, बसें जलाना हो, ऐसी सूरत में क्या होता है, एमरजेंसी नाफज कर दी जाती है, दफ़ा 44 नाफज कर दी जाती है। एक और इसमें चीज़ है, वो इसमें चीज़ ये है कि इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कुछ ख़ास किस्म के लोगों की जो गैदरिंग है उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। पहली बात, एक और चीज़ हम जो अक्सर सुनते आए हैं, डबल सवारी ही लिख देते हैं, डबल सवारी पर पाबंदी लग जाती है। अनलॉफुल असेंबली पर पाबंदी लग जाती है, और उसके बाद इलीगल गैदरिंग पर पाबंदी लग जाती है, गैर कानूनी जो भीड़ इकट्ठी करना होता है। इलीगल गैदरिंग पर भी पाबंदी लग जाती है। ये जी मेन चीज़ें थी, कुछ अभी कुछ और हैं लेकिन ये मैंने वो निकाली हुई हैं जिनका। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्शंस होते हैं, दफ़ा 44 लगी हुई, इलेक्शन का दिन आ गया है, इलेक्शन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, इलेक्शन की कैटेगरी होगी, ये आपको कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका पेपर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ऐसा मे भी नाम भी आए, और आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन की चीज़ें होती हैं उन पर ये पाबंदी नहीं लगा सकती। हाँ, दफ़ा 44 के होते हुए भी आप खाने की चीज़ें ला सकते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ज़रूरत की हद तक वो ला सकते हैं, मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं, कोई बंदे का ऑपरेट है, जो भी है, यानी इतनी हद तक प्रिविलेजेस हासिल होती हैं। लेकिन ये होती क्यों है, वो वजह ये है, लेकिन इस पावर को एक्सरसाइज कौन करता है? इस पावर को पहले होता था, यानी वो क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट पावर अलाउ करता था, ऑथराइज करता था। क्यों करता था? इस वजह से ऑथराइज करता था कि मुल्क में जो अफरा तफरी की सिचुएशन है वो कंट्रोल आ जाए। अब ये कौन करता है जी? अब इसको करता है ज़िला नाज़म। इसको अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। ये जनरल कंसेप्ट मैंने दे दी है, अब मैं साथ आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा इसकी पूरी सेक्शन की, और साथ बताऊंगा कि ये बेसिकली कैसे कैसे होता है। ये एक जनरल कंसेप्ट दिया था कि क्यों दफ़ा 44 नाफज होती है। Power to issue order absolute at once in urgent cases of nuisance of apprehended danger, जब खतरे की कोई हालत हो। इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द जिला नाजम अपॉन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यानी इसका ऑर्डर करता कौन है? जो ज़िला नाज़म होता है,
उसके पास इख्तियार होता है इसको ऑर्डर करने का, लेकिन ये किसकी रिकमेंडेशन पर ज़िला नाज़म करता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डीएसपी के कहने पर, ऑन रिटन रिकमेंडेशन। किस पर? रिटन रिकमेंडेशन पर। डीएसपी है, अगर डीएसपी मौजूद नहीं है तो उसके बाद वो जो डीसी है वहां का, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है ना, एग्जेक्टिव, डीसी के कहने पर ये काम करेगा। देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, यानी ज़िला नाज़म ऑर्डर करेगा इनकी रिकमेंडेशन पर कि ये सूरत हाल ख़ास इलाके में, एरिया में, ख़ास गांव में या ख़ास शहर में या पूरे ज़िले में भी हो सकती है या पूरे प्रोविंस में भी हो सकती है। तो ज़िला नाज़म, अगर डिस्ट्रिक्ट तक बात हुई तो ज़िला नाज़म करेगा इसको कंट्रोल, और उसमें वो क्या ऑर्डर करेगा कि इस एरिए को इतने में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए क्योंकि इन चीज़ों का ख़तरा है, ठीक है, और स्पीडी, जल्दी हो, ताकि ना किसी की जान ज़ाया हो, ना किसी का माल ज़ाया हो, और ना कोई ऐसी रैलियां, ऐसे जुलूस निकले कि जिसमें अमन व अमान का ख़तरा हो। इसकी सब पार्ट पढ़ते हैं। ज़िला नाज़म में भी ए रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द मटीरियल फैक्ट ऑफ द केस एंड सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 134 डायरेक्ट एनी पर्सन टू अब्सटेन फ्रॉम ए सर्टन एक्ट और टेक सर्टन ऑर्डर विद certain property in his possession or under his management. Zila Nazam considered that such direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to any person lawfully employed or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or to riot or any affray, यानी कोई भी अफरा तफरी हो, शोर गुल हो, कोई ख़तरा हो, जान का ख़तरा हो, माल का ख़तरा हो, तो क्या करेगा ज़िला नाज़म? ज़िला नाज़म जो है, जो ज़िली नाज़म है वो ऑर्डर करेगा कि इमीडिएट इफेक्ट पर जो आपको अमदाद चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इस सिचुएशन को, इस खतरे को, इस मौके को संभालो, इस सिचुएशन को कंट्रोल करो और एमरजेंसी नाफज कर दो ताकि ख़तरा जो है वो दूर किया जा सके। इसका सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। An order under this section may, in case of emergency or in case where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed by be passed ex parte, यानी अगर सिचुएशन इंतहाई ख़तरनाक है तो इस चीज़ का वेट नहीं करना कि अभी आवाम को एक नोटिस दे दिया जाए, आप डायरेक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। यानी किसी की जान खतरे में है, किसी का माल खतरे में है और आप एक नोटिस का वेट करें, नहीं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स पार्टी भी प्रोसीड कर सकते हैं। यानी एक तरफा ऐसे ही आपको लगा कि मुल्की या इलाके की सूरत हाल खतरे में है तो आपने एक्स पार्टी प्रोसीड कर दिया, खुद से ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी ताकि अमन अमान मेंटेन हो जाए। इसकी सब सेक्शन 3 है। An order under this section may be directed to a particular individual or to a public general when frequently or visiting a particular places, यानी ये जो ऑर्डर है ये स्पेशली उन जगह पर होगा जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग होगी ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव किया जा सके। द ज़िला नाज़म, इसका सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं। द ज़िला नाज़म में ईदर ऑन हिज ऑन मोशन और ऑन द application of any person aggrieved, rescind or alter any order made under this section by himself or by his predecessor in office। अब सब सेक्शन जो 4 है, पहले में वो क्या कहता है, पहले में वो सारा कहता है कि ज़िली नाज़म पावर इस्तेमाल करेगा, ये सारी आती है सब सेक्शन 1 में। उसके बाद दूसरा वो कहता है एक्स पार्टी का, एक्स पार्टी जो है एक तरफा जो कार्रवाई करेगा बिना नोटिस के, वो आता है सब सेक्शन 2 में। उसके बाद लोगों की जान माल के लिए पब्लिक प्लेसेस का ख्याल रखेगी, वो आता है सब सेक्शन 3 में। अब आगे हमारे पास सब सेक्शन 4। इसमें क्या कहता है, सब सेक्शन 4 में वो कहता है कि जो ज़िली नाज़म है खुद से या किसी ऐसे बंदे के कहने पर या उसके एप्लीकेशन देने पर कि जनाब आपके इस ऑर्डर से मुझे ये नुकसान हो रहा है, मेरी जान को ख़तरा है, मेरे माल को ख़तरा है, लिहाजा मेरे एरिए से, मेरे घर से एमरजेंसी के ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो इस ऑर्डर को ज़िला नाज़म क्या कर सकता है,
चेंज कर सकता है। 5 पढ़ते हैं जी इसका सब सेक्शन 5। वेयर सच एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड इन द जिला नाज़िम शैल अफोर्ड टू द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी और of appearing before him either in person or by pleader and showing cause against the order, and if the Zil Nazim reject the application wholly or in part, he shall record written his reason for so doing। नंबर 4 के मुताबिक वो कहता है एप्लीकेशन उसके पास आएगी। नंबर 5 के में वो कहता है कि उसके पास एप्लीकेशन आ गई, जिला नाज़िम इस चीज़ का बाउंड है कि उस एप्लीकेशन को फ़ौरन सुने और उस बंदे को कहे कि खुद या अपने वकील के ज़रिए मेरे सामने पेश हो, और पेश होने के बाद अगर ज़िली नाज़िम को लगे कि इसमें कोई ऐसी ख़ास ग्राउंड नहीं है तो वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट करने के बाद वो रिजेक्ट करने की रीज़न उस ऑर्डर में मेंशन करेगा कि इस वजह से मैं ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास सब सेक्शन 6, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव डेज एंड नॉट मोर देन 7 डेज इन मंथ। यानी ये ऑर्डर जो है लगातार 2 दिन तक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, एक महीने में ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। ये जो 6 कहता है उसके मुताबिक ये ऑर्डर लगातार 2 दिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ये एक महीने में काम कर सकता है। यानी एक महीने में 7 दिन लगातार से ज़्यादा ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। डे लिखा हुआ। From the making thereof, unless in cases of danger to human life, health or safety, or a likelihood of a riot or any affray, the provincial government be notification in the official gazette, otherwise direct। यानी अगर ऐसा कोई ख़तरा हो तो इसके अलावा भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो सूबाई हुकूमत है, वो ऑर्डर कर सकती है। लॉ ये कहता है बेसिकली। अब 7 पॉइंट पढ़ते हैं। In the application of subsection 1 to 6 to the district where the local government election have not been held or the Zila Nazim has not assumed charge of office, any reference to in those provisions the Zila Nazim shall be read as a reference to the district coordination officer in relation to such district, provided that subsection shall cease to have effect and the shall be deemed to have been repealed at the time when local governments are installed in the district as aforesaid। अब इसमें यह कहता है ऐसा एरिया जहां पर अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ, वहां पे उस एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो काम करेगा। हाँ, जब गवर्नमेंट वहां की लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं वो छोटे इलेक्शन, लोकल बॉडीज़, बल्दियाती इलेक्शन, अब बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, ज़िली नाज़िम इलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो फिर अपनी पावर्स और मामलात को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ये बेसिकली क्या था, ये सेक्शन 44 चैप्टर 11 है और एक ही सेक्शन का चैप्टर था, और इसमें ये चीज़ें थी कि अगर इंसानी जान को ख़तरा हो, इंसानी प्रॉपर्टी को ख़तरा हो, रैलीज, डबल सवारी और अनलॉफुल असम्बली का ख़तरा हो, एवं लोग इकट्ठे होकर आग लगा रहे हो, जला रहे हो, घर जला रहे हो, मकान जला रहे हो, लोगों को जला रहे हो, दंगे फसाद कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ज़िले नाज़िम के ज़रिए DSP और DC की रिकमेंडेशन पर ज़िली नाज़िम ऑर्डर कर सकता है कि इस एरिया में, इस इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। ठीक है। ये